स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे आर्टेमिस प्रोग्राम के अपडेट के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो समझिए आर्टेमिस प्रोग्राम है क्या। वो हिसाब सिंपल है, बैक टू द मून जाना। 1969 से जाना शुरू किए थे, बाद में प्रोजेक्ट जब अबैंडन कर दिया गया तो बहुत लंबे टाइम से मून पर दोबारा कोई मिशन नहीं हुआ, तो ये नासा दोबारा जाना चाह रहा है। और हिसाब ये हो कि इस बार पहली औरत भेजी जाएगी, फर्स्ट वुमेन ऑन द मून, क्योंकि मैन तो हो चुका है तो अब वुमेन करना है। और मतलब ऐसा नहीं हो कि क्रू में कोई ये नहीं हो, मेल नहीं हो, लेकिन एक फीमेल होनी ज़रूरी है, तभी जाके वो फर्स्ट वुमेन ऑन द मून होगा। और इनका टारगेट था 2024 में ह्यूमन लैंडिंग हो जाना चाहिए। उसके बाद ये प्रोजेक्ट एक्सटेंड करता जाएगा। और इस मिशन का पूरा नींव जो रखा गया था वो नींव था एसएलएस पे। उस टाइम मतलब जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तब एसएलएस पे काफ़ी उम्मीदें थी। और हिसाब ये है कि अपोलो मिशन था कि लैंड किए और वापस आ गए। ये वैसा नहीं है, यही इससे सबसे बड़ा अंतर है अपोलो और वर्सेस ये। तो क्योंकि अब काफ़ी लोग पूछेंगे ना कि अगर अपोलो के टाइम में कर चुके तो कोई खास फायदा हुआ नहीं, तो भैया क्यों करना चाह रहे हो दोबारा। क्यों फायदा नहीं हुआ अपोलो का? क्योंकि पहले बात तो वो वॉर मिशन था, कोल्ड वॉर को जीतने के लिए किया गया था। दूसरा, उस टाइम रुके नहीं, वहाँ कुछ किए नहीं। अब हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग सब इतना इंप्रूव हो गया कि वहाँ रुक सकते हैं। रुकेंगे तब कई सारे रास्ते और खुल जाएंगे। तो टारगेट वही है कि आर्टेमिस मिशन जो है वो नींव रखा जाएगा जिसपे लोग डेली आना जाना कर सकें। और परमानेंट बेस का स्टार्टिंग तुरंत रखा जाए, मतलब पूरा एम ये है। और आर्टेमिस जो है, इसका जो लोगो ऐसे डिज़ाइन किया गया है, इसका लोगो में हिसाब ये है कि आर्टेमिस से मून में जाएंगे और उसके बाद हम लोग मार्स पे जा पाएंगे। क्योंकि हिसाब से प्रैक्टिकली यही समझिए कि मार्स जाना उतना आसान नहीं है। मून को जब कवर कर लेंगे कि हाँ भाई मून में अब हम लोग जा सकते हैं, रुक सकते हैं, वहाँ पे इन सीटू यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे जो मटेरियल है उसी का इस्तेमाल करके हैबिटेट बना सकें, उसी का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन निकाल सकें। जब ये सारी डेटा पॉइंट कवर हो जाएंगे तब हम लोग मार्स की तरफ जाएंगे। अभी नहीं, पहले मून को पहले पकड़ो अच्छा से। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया गया था और मान के ये चला जा रहा था कि एसएलएस तो पूरा हो जाएगा और एसएलएस के लिए क्रू व्हीकल यानी कि इंसान को ले जाने वाला सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम है ओरायन मॉड्यूल। तो ओरायन मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका था, लेकिन चांद पे क्या चीज़ उतरेगा वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हिसाब यही है कि उसके लिए बिडिंग किया गया कि लूनर लैंडर चाहिए, और उसको लूनर लैंडर के पास कुछ कुछ रिक्वायरमेंट दिया गया कि ये चीज़ करना चाहिए था। सबसे पहला था कि एसएलएस के ऊपर बैठाया जा सके। दूसरा था कि लूनर गेटवे जो बनाया जा रहा है उसका भी वो इस्तेमाल कर सके। तो उसके हिसाब से तीन सिस्टम उतारे गए। पहला सिस्टम था डायनेटिक्स का, फिर था स्पेसएक्स का, और फिर था नेशनल टीम जिसमें ब्लू ऑरिजिन मेन हेड थी और लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थम ग्रमन और ड्रेपर, ये तीन कंपनी जुड़ के काम कर रही थी। उसमें ब्लू ऑरिजिन हेड था। और हिसाब ये समझिए कि मेन है इसमें डायनेटिक्स और नेशनल टीम, ये दोनों का काम था जो नासा ने गाइडलाइन दिया था उसके अंदर फिट हो रहा था। लेकिन दोनों का दाम बहुत ज़्यादा था, तो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया स्पेसएक्स को। स्पेसएक्स मतलब समझिए एसएलएस के ऊपर नहीं जाएगा। स्पेसएक्स का ये रॉकेट सिस्टम जो है पूरा इंडिपेंडेंट है। कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया था सिर्फ इसके लिए, लूनर मिशन के लिए, मतलब लूनर लैंडर के लिए, लेकिन स्पेसएक्स को चुना गया। और कारण ये था कि नासा क्लेम किया था कि हम लोग को दो ऑप्शन चाहिए। और हम मतलब ये स्पेसएक्स जो था उनको पता था कि ये बहुत रिस्की ऑप्शन है, क्योंकि वो एसएलएस का इस्तेमाल नहीं करना है। एसएलएस नासा खुद बनाया तो उनको पता है कि एसएलएस क्या है। और स्टारशिप अभी बना नहीं है। एसएलएस एटलीस्ट फिजिकली हार्डवेयर रेडी हो चुका, डिज़ाइन फाइनलाइज हो चुका, बस फाइनल टेस्टिंग में है। तो स्पेसएक्स एक रिस्की मिशन था, लेकिन इसको लेने का कारण सिंपल था कि इनके पास और बजट ही नहीं था। मतलब इन्होंने गवर्नमेंट से मांग लिया, मतलब कांग्रेस से मांगा कि भैया हमें 10 बिलियन दो। वो 10 बिलियन के जहाँ 2-3 बिलियन ही आया, तो उस बजट में सिर्फ स्पेसएक्स फिट हो रहा था, ये दोनों नहीं फिट हो रहे थे। तो मतलब अनकम्पैटिबल होने के बावजूद भी स्पेसएक्स को चुना गया है। और जैसे ये हुआ इसके बाद कोर्ट केस चालू हो गया। तो कोर्ट केस में दो लोग पहले स्टार्ट किए थे, इसमें था डायनेटिक्स और नेशनल टीम, दोनों क्लेम मार दिए। और उसमें हिसाब ये था कि नासा का जब क्लेम किया गया था कि हम दो को लेंगे, आप डायनेटिक्स को लोगे या आप ब्लू ऑरिजिन को लो, लेकिन किसी एक को तो लो आप, मतलब सिर्फ एक का करके नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस कॉन्ट्रैक्ट को देने के बाद आप उसका टर्म्स नहीं बदल सकते हैं। और ये समझिए कि नासा मतलब टाइम भी नहीं दिया। तो ये एक होता है ना कि जैसे आपका बिडिंग हुआ, बिडिंग में अगर कोई डेटा पॉइंट चेंज होता है तो टाइम दिया जाता है कि ठीक है भैया आपको हम समय देते हैं कि थोड़ा सा रीएडजस्ट कीजिए अपने आप को। तो हिसाब में वही हुआ कि टाइम नहीं दिया गया था रीनेगोशिएशन के लिए, और मतलब बिडिंग वॉर दोबारा करने के लिए टाइम नहीं दिया गया। तो इसी हिसाब से गड़बड़ वो हो गया, और नासा का कहना था कि भैया स्पेसएक्स के सिवा और कोई चीप ऑप्शन था ही नहीं। तो ये बात पे जो कंपनी ने क्लेम किया था, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस यानी जीएओ ऑफिस में क्लेम मारा गया था। जीएओ ऑफिस को 30 जुलाई को ये अप्रूव कर दिया कि नासा ने जो किया था वो सही था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि नासा ये है कि मतलब नासा पे है कि अगर वो चाहे तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट दे, चाहे तो वो दो दे, चाहे तो वो किसी को ना दे। तो ये था, ये हमेशा से था कॉन्ट्रैक्ट में लिखित तौर पे। तो इसीलिए इस बात पे क्लेम करना बात नहीं सही था। लेकिन
मतलब जीईओ ऑफिस भी कुछ कुछ बात बोले, कुछ कुछ पॉइंट इनका बात सही था कि मतलब नासा ने रीनेगोशिएशन का टाइम नहीं दिया कि ठीक है आपका डेटा पॉइंट चेंज हो गया, कोई बात नहीं, होता है, चेंज होते हैं, अप डाउन होता है, तो आप रीनेगोशिएट का टाइम दीजिए। उसको ना लेके आप स्पेसएक्स को कूद के भागने लग गए, तो वो थोड़ा सा मतलब जीईओ के हिसाब से गड़बड़ था। लेकिन जीईओ के हिसाब से था कि भैया नासा जो है वो अपने राइट्स के अंदर ही काम कर रहा है, कोई घोटाला नहीं किया है। तो इसके बाद दोबारा इस पे केस ठोंक दिया गया नासा पे, और अगली बार सिर्फ ब्लू ओरिजिन कर रहा है। यह है कोर्ट ऑफ अपील्स में जाना है, मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट से नाखुश हैं या इनका से नाखुश हैं तो कोर्ट ऑफ अपील में चले जाइए। तो वहाँ पे अभी केस डाला गया, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी वहाँ केस डाला गया है, और अभी सारे डॉक्यूमेंटेशन सील है। तो सिर्फ ब्लू ओरिजिन को पता है और स्पेसएक्स को पता है, दोनों एक दूसरे के साथ बात करके सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिसाब करते हैं ब्लू ओरिजिन इतना क्यों हुआ कर रहा है, तो क्योंकि समझिए ब्लू ओरिजिन जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ जगह पे इसलिए है क्योंकि B4 इंजन जो इन्होंने बनाया है इसकी डिलीवरी 2017 में हो जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुआ है, ये बहुत बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। और मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट जो था यूएलए के पास था, और मतलब इनडायरेक्टली समझिए वो एयरफोर्स के पास था। और जब ट्रंप आए, ट्रंप ने एक नया एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जिसका नाम है स्पेस फोर्स, उन्होंने बोला ठीक है आप इंजन बना रहे हो, हमें दो इंजन, तो ठीक है 2017 बोल रहे थे, अरे 2018 कर दो, 19 कर दो, 20 कर दो, 21 कर दो, और अभी भी श्योर नहीं है कि ये एग्जैक्टली इसी साल लॉन्च टेस्ट होगा कि नहीं। तो हिसाब ये रहता है कि इससे मतलब कहते हैं ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपका कमजोर होने लगता है, कि आप कॉन्ट्रैक्ट को एक दो साल आगे पीछे करते हो, वो हर कोई मान के ही चलता है कि एक दो साल आगे पीछे होगा। 4 साल थोड़ा सा लोग हिलने लग जाते हैं कि भैया 4 साल तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये हो चुका है, इनका इंजन डिलीवरी सही नहीं हुआ। प्लस ये बीच में पेटेंट ट्रोलिंग पे आ गए थे, ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। कारण ये है कि जेफ बेजोस का इतना ज़्यादा पैसा कि इतना नीचे गिरने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन ये जो ट्रोलिंग करने की कोशिश कर रहे थे कि रॉकेट लैंडिंग पे पेटेंट मार दें, और ताकि स्पेसएक्स को जब भी लैंड करेगा उनको पैसा देना पड़ेगा। ये ट्रोल थैंकफुली स्पेसएक्स तुरंत पकड़ लिया कि कोर्ट में डाला जा रहा था ऐसे पीछे करके, और उन्होंने दिखा दिया कि एक बहुत पुरानी पिक्चर है जिसमें रॉकेट लैंडिंग का वीडियो दिखाया गया, और बहुत सारी डगलस एरोनॉटिक्स कंपनी भी शायद पहले लैंडिंग करवा चुकी है रॉकेट, या फिजिकली लैंडिंग करवा चुकी है, तो उस पर क्लेम मारना, पेटेंट मारना पॉसिबल नहीं था। तो वो समझ ये लिटरली पेटेंट ट्रोल है। बहुत लोग ऐसा पेटेंट ट्रोलिंग करती है, कंपनीज करती है, लेकिन ये बहुत ही मतलब ये समझिए लीगल है लेकिन बहुत अनएथिकल है, तो ये भी किया। तो ये दोनों 3-4 चीज़ से लेके थोड़ा सा मतलब कंपनी का ओवरऑल जो पोर्टफोलियो होता है उस पोर्टफोलियो में कॉन्फिडेंस देखा जाता है। आप कर तो 10 चीज़ रहे हैं लेकिन कितना चीज़ अच्छे से हो रहा है, तो वो पोर्टफोलियो थोड़ा कमजोर पड़ता है। और प्लस इनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं सब बिहाइंड शेड्यूल चल रहे हैं, जैसे कि इनका जो न्यू शेपर्ड है बन गया, टेस्टिंग हो गई, एक्चुअल अंतरिक्ष में आया, लेकिन बहुत लेट से हुआ। इनका टारगेट था 2014-15 में हो जाना चाहिए था, 2021 के आसपास में हुआ। तो हिसाब वही समझिए कि सारे प्रोजेक्ट बिहाइंड शेड्यूल चल रहे हैं। लेकिन ये इतना सारा हुआ होने के बावजूद भी इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट में डाला है, मतलब नासा ने जो डिसीजन लिया उसमें कुछ पॉइंट सही में गड़बड़ है। तो इनके पास कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, जिसपे वो सबसे पहला बात है कि हर हालात में 2 सिस्टम होना चाहिए, नहीं तो आप सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पे है। यानी कि जैसे स्पेस शटल जब बनाया गया था वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था यूएसए के लिए, कि उन्होंने बना दिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, शटल को कुछ हुआ, लटक गए, कुछ और नहीं कर सकते। और चांद जितना हाई प्रायोरिटी इक्विपमेंट, मतलब इतना हाई प्रायोरिटी मिशन है, उसमें ऐसा रखना बहुत गलत बात है। और सोचिए स्पेस शटल खुद तो डूबा ही, और यूएसए का समझिए पंख काट डाला कि भैया अब तुम कुछ और कर ही नहीं सकते। कई साल तक समझ लीजिए यूएस लटक गया था। तो इसीलिए अब नासा सीख चुका है कि कुछ भी हो जाए, चाहे एक बहुत सस्ता हो एक बहुत महंगा हो, तब भी हमेशा 2 औजार होने चाहिए, एक औजार से काम नहीं चलेगा। आप ऐसा जरूर कर सकते हैं, बजटिंग के हिसाब से आप एडजस्ट कर लो। जैसे कि मान लीजिए अगर क्रू ड्रैगन कर रहा है और स्टार लाइनर कंप्लीट हो जाता है, तो क्या किया जाएगा, स्टार लाइनर का मिशन मतलब कई साल में एक बार रह जाएगा, क्रू ड्रैगन को 4 बार करेंगे, ताकि मतलब दोनों का बजटिंग सेम रहे। लेकिन हमेशा 2 रहना चाहिए। मतलब स्टार लाइनर बूम हो जाता है, क्रू ड्रैगन संभाल लेगा, क्रू ड्रैगन बूम हो जाता है, स्टार लाइनर संभाल लेगा, कभी भी लटकना नहीं चाहिए। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लूनर मिशन के लिए ये बात और इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्लस स्पेसएक्स के पास बहुत ज़्यादा अननोन टेक्नोलॉजी है, यानी कि इनका जो क्लेम है, थोड़ा सा इन्होंने बटर मसाला लगा कि ये इन्फोग्राफिक्स अभी इंटरनेट पर लॉन्च किया है, लेकिन इसमें काफ़ी बात सही है। जैसे कि मतलब ये लॉन्च करेंगे, इसमें सबसे बड़ा बात ये है कि इनको कम से ये मतलब ब्लू ओरिजिन के हिसाब से 16 बार रिफ्यूल करना पड़ेगा। मतलब ये गए ऑर्बिट पे और रॉकेट जा जाके रिफ्यूल कर रहा है, तो एक बार में तो रिफ्यूल होना नहीं है, तो एकदम सही बात है। लेकिन कितना बार लगेगा, यहाँ पे लोग अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 8 बार लगेगा, कुछ लोगों का कहना 10 बार लगेगा, कुछ लोग का मतलब इस पे ब्लू ओरिजिन के हिसाब से 16 बार लगेगा। तो बात यह है कि रॉकेट लॉन्च है, रॉकेट लॉन्च करके
करके आपको ऑर्बिट पे जाना है, फिर ऑर्बिट पे जाके आपको डॉकिंग करनी है। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो खिलौने के तौर पे आप फट 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 करेंगे, गाड़ी नहीं है जो पेट्रोल पंप पे तेल डाल रहे हैं। तो इसी कारण से ये एक बहुत बड़ा अननोन है। और मतलब अगर 10 बार से ज़्यादा हो जाता है तो 10 बार भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 2-3 बार में रिफ्यूल हो जाए तो मैं देख सकता हूँ। लेकिन अगर मुंह खोल के बोल देते हैं नहीं हमें 10 रिफ्यूलिंग करना है, तो यानी समझिए कि जिस टाइम एस्ट्रोनॉट्स हैं तो उनको स्टारशिप को एज ए स्पेस स्टेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर 16 बार तक जाते हैं तो लगभग इनका एस्टिमेट है कि 70 दिन ऑर्बिट में वो रह जाएंगे। 70 दिन का खाना पीना वाटर रिसाइकलिंग ये सब बहुत बड़ा बात हो जाता है। तो ये उतना आसान नहीं है जितना मतलब दिखाया जा रहा है। और इसी वजह से अभी अभी तो इन्होंने प्रोपेलेंट ट्रांसफर नहीं किया है, प्लस प्रोपेलेंट कैसे बॉयल ऑफ होता है, कैसे मतलब उसका मैनेजमेंट करते हैं, ये सब एक सीरियस बात है। तो ऐसा नहीं है कि इनका मतलब जो भी इन्होंने क्लेम मारा सब हवा महल था, कुछ कुछ क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इनके पास अभी और प्रॉब्लम है आर्टेमिस के पास। सबसे पहला, ये जितनी बार भी कोर्ट में फाइलिंग हो जाती है और कोर्ट जब केस दाखिल कर लेता है इनको काम रोकना पड़ता है उस सेक्शन में, मतलब पूरा नासा नहीं रोका जाएगा लेकिन उस सेक्शन पे काम रोका जाता है कि ठीक है आर्टेमिस के पास हो रहा है, आर्टेमिस को रोको, बाकी जितना चल रहा है चलने दो लेकिन आर्टेमिस को रोको। तो वो थोड़ा दिक्कत क्रिएट करता है। प्लस ये समझिए कि इनको अभी गेटवे का इशू सॉल्व करना है, क्योंकि अभी भी नासा उस जगह पे नहीं है कि बनाने का काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग श्योर नहीं है कि लूनर गेटवे बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। और लूनर गेटवे के चलते ही स्टारशिप को इतना रिफ्यूलिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि लूनर गेटवे प्रोजेक्ट में इनकोडेड है कि आपका मिशन जो है लूनर गेटवे में डॉक कर सके। अगर वो मिशन हटा दिया जाए कि भैया शांति से तुम लो अर्थ ऑर्बिट से लूनर सरफेस पे लैंड करो, लूनर सरफेस से निकल के तुम शांति से लो अर्थ ऑर्बिट पे आओ, आराम से हो जाएगा। लेकिन ये चाह क्या रहे हैं कि मतलब लो अर्थ ऑर्बिट से पकड़ो और तुम जाओ ऑर्बिटर में, ठीक है, तो डिसलरेशन बर्न आपको करना पड़ेगा, डिसलरेट करके डॉक करो, फिर डॉक करके फिर से एक्सेलरेट करके फिर से डिसलरेट करके सरफेस पे लैंड करो, फिर से मतलब समझ ये जो टुक टुक कर रहे हैं वो एक जो स्टेप आ रहा है। और वहाँ एटमॉस्फेयर तो है नहीं जो आप ब्रेक लगा दीजिएगा, तो कारण नहीं, उस कारण से ईंधन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो लूनर गेटवे का ये क्या करना चाहते हैं। प्लस इनका जो स्पेस सूट का डेवलपमेंट हो रहा है, जो आर्टिमस मिशन के लिए स्पेस सूट बनाया जा रहा है, ये भी बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। और स्पेस सूट के मामले में नासा बहुत पिछड़ गया है, क्योंकि समझिए कि आईएसएस में जितने स्पेस सूट हैं वो सब एक्सपायरी डेट पहुंच रहे हैं, यानी कि अब वो सूट उस जगह पे रिपेयर करना मतलब सब सूट बहुत महंगा होता है, कई मिलियन डॉलर्स का आता है। तो वो सबको दोबारा रिपेयर करके चला रहे थे, लेकिन अब हो गया कि भाई नहीं, अब और इसमें जान नहीं बचा है, तो वो भी खत्म होने पे है। और जो आर्टेमिस बनाया जाए ये भी बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है, मतलब इसका सारा सब सिस्टम नहीं कंप्लीट हुआ है। और 2020 में जो पैंडेमिक हुआ था, मतलब कोर मिशन को बचा के रखा गया कि कोर मिशन में डिले नहीं होना चाहिए, कोर सब चीज़ ठीक है, लेकिन ये सब सेकेंडरी था, आर्टेमिस क्योंकि रेडी नहीं था, तो इसमें काफ़ी डिले हो गया। और इनको तो ये चाहिए ही, ये खुद भी चाहते हैं, मतलब नासा के जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी बने हैं उनका भी है कि हमेशा हर हालत में 2 लोग होने चाहिए, क्योंकि वही सोचिए एक टाइम पहले स्पेसएक्स उस जगह पे था जहां उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन नासा ने एक रिस्क लिया कि ठीक है भाई 2 प्लेयर को रखते हैं और उसका फायदा आज सबको दिख रहा है। तो कल दोबारा ये हो कि मान लीजिए कल को कोई नई कंपनी है, मान लीजिए ब्लू ओरिजिन सही में आ जाता है अपना बात पे और अच्छा से गर्दा उड़ा देता है, भयानक भयानक चीज़ बना देता है, बहुत अच्छी बात होगी, सबका फायदा होगा उसमें। तो 2 तो वो रखना चाहता है, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ब्लू ओरिजिन का डिज़ाइन ही फ्लॉड है, डायनेटिक्स को दे दो, मतलब अगर देना ही है तो डायनेटिक्स को दे दो, उनका डिज़ाइन थोड़ा सा मतलब लॉजिकल है, तो ठीक है, लेकिन हमेशा 2 होना चाहिए, ये हर कोई चाहता है, नासा भी चाहता है, मतलब गवर्नमेंट भी चाहती है, हर कोई 2 चाहता है। और एसएलएस जो है वो तो अब जोक बन गया कि कब से इसको लॉन्च होना था, वो तो बिहाइंड चल, मतलब ये सोचिए एसएलएस इतना पीछे चल रहा है कि नासा का एक मिशन को रीडायरेक्ट कर दिया गया, यानी कि नासा का क्लिपर मिशन जो है इसको लॉन्च करना था एसएलएस के ऊपर। एसएलएस का बिहाइंड शेड्यूल देख के क्लिपर मिशन वाले टीम को ऑथराइजेशन दिया गया, भैया आप कमर्शियल लॉन्च खोज लो, तो वो फाल्कन हैवी को सेलेक्ट कर लिया है कि भैया ये एसएलएस के भरोसे हमारा कभी मिशन कंप्लीट नहीं होने वाला, शांति से फाल्कन हैवी पकड़ो और वो 2024 के आसपास में लॉन्च हो जाएगा। मतलब प्रोजेक्ट बन रहा है, सिलेक्शन पहले किया जाता है, प्रोजेक्ट मिशन कंप्लीट होने से पहले सिलेक्शन किया जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से आप डेल्टा वी डिसाइड करोगे, उसके हिसाब से आपका इंजेक्शन बर्न और ब्रेकिंग बर्न किया जाएगा, तो इसीलिए रॉकेट सिलेक्शन के बाद मिशन बनता है। तो प्रॉब्लम अभी बहुत है, आर्टिमस का 2024 में ह्यूमन लैंडिंग हो पाना ऑलमोस्ट गारंटीड है कि नहीं हो सकता। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आर्टेमिस मिशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, तो उसे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत सही लगा, इसीलिए मैं धन्यवाद।